हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और मैं भी हूँ एकदम भन्नाट। ठीक है, आज मैं कार्बनेट्स कंपाउंड का लेक्चर नंबर तीसरा लेकर के आपके सामने हाजिर हो गया हूँ। अगर आप लेक्चर नंबर पहला और दूसरा नहीं देखे हैं तो चैनल पर विजिट करके उस लेक्चर को आप देख लीजिए, फिर इस लेक्चर की आप शुरुआत करें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, एलोट्रॉप्स से पहले हमें ये समझना है कि एक प्रॉपर्टी होती है एलोट्रॉपी। क्या होती है एक प्रॉपर्टी? एलोट्रॉपी। तो एलोट्रॉपी का मतलब क्या होता है ये समझना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम में बहुत कम पूछा जाता है, या मैंने कभी नहीं देखा कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। तो एलोट्रॉपी क्या होती है? इट इज़ द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच एन एलिमेंट एग्जिस्ट्स इन मोर देन वन फॉर्म। है ना? एलोट्रॉपी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके वजह से कोई एक एलिमेंट कई फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, होता है, प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। ठीक है ना? और जितने भी फॉर्म्स होते हैं, मतलब मान लो जैसे कार्बन के 3 फॉर्म्स हैं, और जितने भी फॉर्म्स होते हैं ईच फॉर्म्स हैज़ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। और जितने फॉर्म होते हैं सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी सबकी अलग अलग होती है। डिफरेंट या फिजिकल प्रॉपर्टी एक्चुअली होना चाहिए। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब जिसको देख के छू के आप पता लगा पाओ उसको बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, सबकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होती है, बट आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टी, लेकिन उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो आइडेंटिकल होती है। आइडेंटिकल मतलब डिट्टो कॉपी, है ना, सेम टू सेम। दीज डिफरेंट फॉर्म्स आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स, और इन्हीं को हम एलोट्रॉप्स बोलते हैं। जैसे इन फॉर्म्स को हम एलोट्रॉप्स बोलते हैं। जैसे आगे देख ली, आपको एक एग्जाम्पल देते हैं डेली लाइफ का। जैसे चावल से कई चीज़ें बनती है, इडली डोसा रोटी बना लिया, चावल से चावल बनता है। तो चावल जो हो गया, चावल से कितनी चीज़ें बन गई? तो देखो चावल के 4 एलोट्रॉप्स मैंने गिना दिया आपको, है ना? तो इसी प्रकार हमारा जो कार्बन होता है, वो कार्बन के कई फॉर्म्स होते हैं। वो हमारे नेचर में कई फॉर्म में एग्ज़िस्ट करता है, और हर एक फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? एलोट्रॉप्स बोलते हैं। और हर एलोट्रॉप्स की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। एलोट्रॉप का मतलब ही होता है जिसकी फिज़िकल प्रॉपर्टी अलग हो और केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो। ठीक? जैसे पहला हमारा एलोट्रॉप है डायमंड, है ना? डायमंड। दूसरा क्या है हमारा? ग्रेफाइट। तीसरा क्या है हमारा? बकमिंस्टर फुलेरिन। ठीक है, देखिए उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखी गई हैं कि ये जो होता है इट इज कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। ये कलरलेस होता है, इसका कोई कलर ही नहीं होता है। ये ट्रांसपेरेंट का होता है। ट्रांसपेरेंट का मतलब आर पार दिखने वाला, है ना? ट्रांसपेरेंट हो तो सब्सटेंस होता है। इट हैज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस। ब्रिलियंस मतलब चमक, मतलब बहुत अधिक चमक होती है इसमें, है ना? बहुत ज़्यादा चमक होती है। जैसे नागिन वागिन वाली मूवी आती थी, तो मणि जैसे नहीं होती थी, मतलब कुछ वैसा टाइप का आप समझिए। बहुत ज़्यादा चमक होती है। और चमक क्यों होती है? अगर आपने आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो बहुत हाई होता है, उसी की वजह से ये बहुत ज़्यादा चमकदार होता है। इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। ऐसा इसलिए होता है, इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। अभी इसका स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, यहाँ पे बना है ना? इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट, है ना? इसका जो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है ना? बहुत ज़्यादा हाई होता है, मतलब याद तो नहीं आ रहा एग्जैक्टली, हज़ारों डिग्री सेल्सियस के ऊपर होता है। ठीक है ना? क्वाइट इट इज़ क्वाइट हैवी एंड एक्सट्रीमली हार्ड, है ना? क्वाइट हैवी होता है। हैवी का मतलब होता है जैसे जैसे आपने लोहा एक हाथ में लिया और एक हाथ में अगर आपने लकड़ी लिया तो लोहा आपको हैवी लगेगा, है ना? क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। अब डेंसिटी आपको समझ में आना चाहिए। डेंसिटी मतलब होता है कम एरिया में ज़्यादा मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना? यूनिट वॉल्यूम में ज़्यादा मास रहता है, उसको बोलते हैं डेंसिटी उसकी ज़्यादा। तो थोड़ा ये डेंस होता है ना? मतलब डेंसिटी डेंस होता है। जैसे कोई कागज़ है मेरे पास, कागज़ को मैंने ऐसे शीट ले लिया, है ना, एक तरफ, और कागज़ को हमने मोड़ के ले लिया, ऐसे मोड़ दिया कस के, ऐसे मोड़ दिया, फिर उसके लिए अब देखो, आप कागज़ को देखोगे तो आपको एक ज़्यादा हैवी लगेगा, है ना? और एक आपको हल्का लगेगा, लाइट लगेगा। तो ये जो होता है आपका, ये जो हैवी होता है और एक्सट्रीमली हार्ड होता है ना? हैवी होता है और हार्ड होता है। आप हाथ में लोगे तो आपको पता चलेगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता ही है, मैंने बता ही दिया, है ना? और हाँ, एक्सट्रीमली हार्ड होता है। तो एक चीज़ आपको याद रखना है कि जो डायमंड होता है वो दुनिया का सबसे कठोर सब्सटेंस माना जाता है। इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द वर्ल्ड, ऐसा माना जाता है अभी तक, क्योंकि सबसे ज़्यादा हार्ड यही है। और आगे हम पढ़ते हैं ग्रेफाइट के बारे में, है ना? ग्रेफाइट के बारे में अभी स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे। अब जो ग्रेफाइट होता है वो ग्रेइश ब्लैक होता है। ग्रेइश का मतलब होता है स्लेटी कलर, है ना? ग्रेइश पैंट होता है ना, जो स्कूल में लगता है ग्रे टाइप का। तो ग्रेइश ब्लैक होता है थोड़ा सा, है ना? पेंसिल आपने देखा है, पेंसिल की जो नोक होती है वो ग्रेइश ब्लैक होती है। ठीक है,
ओपेक सब्सटेंस होता है, मतलब आर पार नहीं दिखता है इसमें, है ना। लाइटर देन डायमंड, मैंने बता दिया, मतलब हल्का होता है डायमंड से। स्मूथ होता है, अगर आपने छुआ होगा तो स्मूथ लगेगा आपको, ठीक है। और स्लिपरी टू टच होता है, मतलब अगर छुओगे तो ये थोड़ा सा स्लिपरी लगेगा, है ना, चिकना लगेगा आपको। स्मूथ होगा और चिकना लगेगा छूने में। इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट बैड कंडक्टर ऑफ हीट, है ना। इससे अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे, क्लास 6-7 में आपने पढ़ा भी होगा कि पेंसिल से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, उसके दोनों तरफ छील दो, नोक हो जाती है। तो क्योंकि गुड कंडक्टर होता है, तो वो टेस्ट करने के लिए एक्टिविटी में दिया भी गया था, पिछले आपने क्लासेस में पढ़ी होंगी। तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट बैड कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब एक तरफ अगर आप गर्म करोगे, दूसरी तरफ गर्म जो जो हीट होगी, एक तरफ आप हीट दे रहे हो तो दूसरी तरफ हीट फ्लो नहीं करेगी। जैसे आप क्या होता है, कुकर मान लो गैस पे लगा हुआ है, गैस पे है, उस पर आप दाल वाल पका रहे हो, तो अगर कुकर गर्म होता है तो उसका हैंडल भी गर्म हो जाता है। वो अलग बात है कि उसके ऊपर रबर लगी रहती है, लेकिन वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है ना, क्योंकि वो मेटल होता है। लेकिन ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, ठीक। यहाँ पे अगला हमारा है बकमिंस्टर फुलेरिन, ठीक है ना। द फर्स्ट वन टू बी आइडेंटिफाइड वाज C60 विच आर अरेंज इन फुटबॉल शेप, है ना। तो पहला, अभी ये बहुत जल्दी में खोजा गया, आपका नया एलोट्रॉप है कार्बन का, है ना। मतलब अब इतना भी जल्दी नहीं, लेकिन जल्द ही खोजा गया है ये। इन सबसे बहुत बाद में खोजा गया इनको। तो ये C60 होता है, 660 मतलब ये अरेंज होते हैं, 60 कार्बन आपके अरेंज होते हैं। विच आर अरेंज इन फुटबॉल शेप में, फुटबॉल शेप में अरेंज होते हैं। मैं यहाँ पे कोई आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगा वीडियो में, तो आप देख लीजिएगा कैसे होता है, इसका इंस्ट्रक्शन मैं लगा दूंगा। तो ये फुटबॉल शेप में होता है। इट लुक्ड लाइक जियोडेसिक डोम, ऐसा दिखता है, फुटबॉल स्ट्रक्चर होता है। तो फुटबॉल स्ट्रक्चर भी आपका एक जियोडेसिक डोम, मतलब एक बिल्डिंग है ना, एक नमूना है। तो उसको किसने बनाया है, बकमिंस्टर फुलर ने बनाया है, क्योंकि बकमिंस्टर फुलर ने एक जियोडेसिक डोम बनाया है, और उसी के जैसा आपका बकमिंस्टर फ्लोरिन दिखता है, और इसीलिए इनके नाम पे इस एलोट्रॉप का नाम पड़ गया। बात समझ में आ गई। अब इसका थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जो डायमंड का स्ट्रक्चर होता है ना, ईच कार्बन एटम बॉन्डेड टू 4 कार्बन एटम, मतलब एक कार्बन जो होता है वो 4 कार्बन से बंधा हुआ होता है, या आप समझ लो एक कार्बन से 4 कार्बन आपके बॉन्डेड रहते हैं, बॉन्ड लगे होते हैं। देखो ध्यान से देखो। और ये 3D स्ट्रक्चर होता है इसका, जो होता है वो 3D स्ट्रक्चर। 3D कैसे होता है, ये, ठीक है, ये 3D स्ट्रक्चर होता है ऐसा। मतलब यहाँ पे एक कार्बन से 4 कार्बन आपके जुड़े हुए होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे ईच कार्बन मतलब हर एक कार्बन जो होता है वो 3 कार्बन से बना होता है। मतलब जैसे ये हेक्सागोनल शेप का होता है, जैसे एक कार्बन है तो एक कार्बन से 3 कार्बन लगा होगा, एक कार्बन से 3 कार्बन लगा होगा, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, तो ये 3 कार्बन इस प्रकार से लगे, जैसे यहाँ पे ये तो हेक्सागोनल मैंने लिया है, जैसे इसमें एक कार्बन, 2 कार्बन और तीसरा कार्बन यहाँ पे, ठीक है ना। इसमें भी जैसे 2 कार्बन इससे, 2 कार्बन इससे जो है, एक कार्बन 2 कार्बन लगे हैं, तो इसका एक कार्बन यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे हेक्सागोनल रिंग बन रही है, यहाँ पे हेक्सागोनल रिंग बन रही है। जैसे मैं इसको और ऊपर लेके जाऊंगा, ध्यान से देखिए, ये देखिए एक कार्बन, है ना, फिर यहाँ पे एक कार्बन, ये देखिए। देखो हेक्सागोनल का मतलब होता है जिसमें 6 साइड होती है, तो हेक्सागोनल ऐसे ये रिंग बनाता चला जाता है ना। और ये प्लेन में बनता है। प्लेन का मतलब होता है जैसे एक शीट है ना, जैसे एक शीट है, तो ये एक शीट पे ऐसे रख दिया जाएगा, जैसे ये शीट है, तो एक एक कार्बन यहाँ, 2 3 4 5 6, मतलब हेक्सागोनल, जैसे यहाँ हेक्सागन बना दो और हर कोने पे एक कार्बन रख दो, ठीक है ना, तो वैसा कुछ बन जाता है यहाँ पे, वैसा कुछ स्ट्रक्चर बनता है। तो ये लेयर बाय लेयर में होता है, मतलब ये जो स्ट्रक्चर बनता है, हेक्सागोनल रिंग का स्ट्रक्चर बनता है। तो मान लो एक स्ट्रक्चर ये है, एक रिंग ये है, जैसे यहाँ पे बनाया है ना, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये हो गया ये। तो ये एक प्लेन में होते हैं, ये दोनों एक प्लेन में ऐसे होते हैं, ऐसे प्लेन में होते हैं, ये पूरा एक प्लेन है, ध्यान से देखिए, ये पूरा एक प्लेन है, और हेक्सागोनल प्लेन है, और दूसरा प्लेन इसके नीचे है ना, और मैंने इसके बीच में बॉन्ड दिखा दिया, और ये ऐसे आपस में सटे होते हैं, परत दर ऐसे, परत दर परत सटे होते हैं, है ना। ग्रेफाइट का जो लेयर होती है वो लेयर में होता है ग्रेफाइट, ऐसे लेयर में ऐसे होते हैं। एक हेक्सागोनल रिंग ऐसे पूरी परत रहेगी, फिर उसके नीचे रहेगी, फिर उसके नीचे रहेगी, तो ऐसे पूरे आपको दिखता नहीं है। अब ये भाई माइक्रोस्कोपिक लेवल बना हुआ है ना, अब पेंसिल में थोड़ी देखोगे दिख जाएगा, है ना। तो बकमिंस्टर के बारे में मैंने बता दिया। हाँ, इसका स्ट्रक्चर मैंने नहीं बताया, इसका स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा दूँ। चलिए भाई, आज के लिए बस इतना ही। आपसे मिलेंगे एक नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।